अस्सलाम वालेकुम। एमडीकैट नम्स शिज़ेम्बो AQ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन कैनेटिक्स। रिएक्शन कैनेटिक्स ब्रांच है पूरी केमिस्ट्री की। इसमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? रिएक्शन का रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, मैकेनिज्म ऑफ रेट, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब कितने स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। फोकस भी एग्जामिनर का इन्हीं सब चीज़ों पे होता है, मैक्सिमम एमसीक्यूज भी बनते हैं इनमें से। तो सुने जी, सबसे पहले रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। आप देखते हैं कि कितने टाइम के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। और अगर हम रेट डिस्कस कर रहे हों फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स, तो यूनिट उनका इस तरह निकालेंगे आप कि कंसंट्रेशन का यूनिट आप लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, टाइम का यूनिट सेकंड लिखेंगे, सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर सेकंड। तो ये आपके पास यूनिट निकल निकल के आ जाएगा फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। तो तरीका बहुत आसान है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेक करें कितनी चेंज हुई है कितने टाइम के अंदर। लेकिन अगर गैसेस की हम बात कर रहे हो तो आपने याद रखना है गैसेस में जब कंसंट्रेशन चेंज होती है ना किसी गैस की, तो उसका पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाता है। तो फिर कंसंट्रेशन स्टडी करने के बजाय गैसेस के पार्शियल प्रेशर को स्टडी करना ज्यादा बेहतर होता है। चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। और गैसेस का रेट का यूनिट एमसीक्यूज में मल्टीपल यूनिट्स लिखे हुए आते हैं। प्रेशर का अक्सर यूनिट लिखा होता है एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाइम का सेकंड वो ऊपर जाके पर सेकंड हो जाता है। समटाइम्स प्रेशर का यूनिट एटीएम और पर सेकंड टाइम का ऊपर जाके पर सेकंड, या फिर लिखा हुआ आ जाता है बार पर सेकंड, क्योंकि बार भी आपको मैंने पढ़ाया था प्रेशर का यूनिट होता है, या फिर टॉर पर सेकंड। ये सारे गैसेस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स लिखे हुए आ रहे होते हैं। ओके हो गया। उसके बाद उसके बाद टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स पे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अब तक जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं आमतौर पे उनमें यूनिट्स का एमसीक्यूज आ रहा होता है, फिर टाइप्स का एमसीक्यूज होता है। टाइप्स दो होंगी, एक होता है जी इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा होता है जी एवरेज रेट। दोनों में पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस में हम कंसंट्रेशन ही देखते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और एवरेज में भी कंसंट्रेशन ही देखते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस में कंसंट्रेशन देखते हैं एट एनी इंस्टेंट। कि लेट से रिएक्शन स्टार्ट हो गया, फोर्थ सेकंड पे कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, फिफ्थ सेकंड पे कितनी चेंज हुई, किसी इंस्टेंट पे चेक करते हैं। लेकिन एवरेज में चेंज ऑफ कंसंट्रेशन देखते हैं ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। एक कंप्लीट टाइम इंटरवल उठाते हैं और फॉर एग्जांपल 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक पूरा टाइम इंटरवल के अंदर आप चेक करते हैं कि कंसंट्रेशन में चेंजिंग कितनी आई है। ड्यूरिंग टाइम इंटरवल चेक करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में सिमिलैरिटी क्या होगी? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ही स्टडी करेंगे। डिफरेंस किसका चल रहा होगा? जाहिर है टाइम का। इधर किसी इंस्टेंट पे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन देखते हैं, इधर पूरे टाइम इंटरवल पे। इस पे तीन तरह के एमसीक्यूज बनते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज पे। वो तीन एमसीक्यूज ये बनते हैं कि वो पूछता है अगर रिएक्शन का स्टार्ट है एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन के स्टार्ट में याद रखें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की स्टार्ट में। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हर इंस्टेंट पे उनका कोलिजन भी ज्यादा होगा और हर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस रेट भी ज्यादा निकल रहा होगा। तो इनिशियली याद रखना है अपने इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा निकल रहा होता है एवरेज से। लेकिन फिर वो एमसीक्यूज में पूछेगा एट एंड ऑफ रिएक्शन। अब आखिर तक पहुंचते पहुंचते ना रिएक्टेंट के पार्टिकल बहुत कम हो चुके होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर रिएक्टेंट के पार्टिकल कम हो जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो हर सेकंड पे उनका कोलिजन भी कम हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस रेट भी कम हो जाएगा। तो आखिर में पहुंच के चूंकि रिएक्टेंट कम हो गए इसलिए इंस्टेंटेनियस भी कम हो गया। और फिर वो कहते हैं अगर
चेंज ऑफ टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू हो जीरो, चेंज ऑफ टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू हो जीरो, मतलब दोनों का टाइम इंटरवल जीरो के अप्रोच कर रहा हो तो याद रखना दोनों का रेट इक्वल फिर ऑलमोस्ट हो जाता है। अगर टाइम इंटरवल दोनों का ही अप्रोचेस टू जीरो हो तो इंस्टेंटेनियस एवरेज के इक्वल होता है। ये 3 एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। ओके हो गया टाइप्स के बारे में। उसके बाद जी आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जी रेट लॉ और रेट इक्वेशन और उस पे जो बनते हैं एमसीक्यूज वो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन है, ए रिएक्ट कर रहा है बी से और बना रहा है प्रोडक्ट्स। हमें पता है जी जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ली और ये जो कोफिशिएंट होते हैं एक्सपोनेंट बना के लिख दिया तो डायरेक्टली चल रहा होगा, डायरेक्टली हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा। ये जो इक्वेशन आपको इस वक्त बनी हुई दिखाई दे रही है इस इक्वेशन को बोला जाता है रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ बोला जाता है। इस इक्वेशन में ये जो के होता है इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। अब इन पे एमसीक्यूज याद रखिएगा किस तरीके से आते हैं। वो अक्सर कंसंट्रेशन दे देता है और रेट पूछता है, या समटाइम्स रेट दे देता है और कंसंट्रेशन आपसे पूछता है एमसीक्यूज में। ओके हो गया, दो कैटेगरीज मैंने बताई, रेट दे के कंसंट्रेशन पूछेगा या कंसंट्रेशन दे के रेट पूछेगा। फॉर एग्जांपल वो एक इक्वेशन लिखेगा, वो कहेगा जी नाइट्रिक ऑक्साइड है रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस से, और जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस इसका ऑक्सीजन लेके वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। दो हाइड्रोजन इधर से दो ऑक्सीजन निकालते हैं, इधर फिर दो नाइट्रोजन बचे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेट से इस तरह कोई इक्वेशन लिख देगा, जरूरी नहीं है कोई भी इक्वेशन लिखी हो सकती है, और वो कहेगा जी नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, वो जी 3 टाइम्स इंक्रीज की है। लेट से वो आपको खुद बता देगा स्टेटमेंट में 3 टाइम्स इंक्रीज किया, तो कहेगा बताओ रेट कितने टाइम्स इंक्रीज किया। अब एमसीक्यूज में नजर रखना, अगर उसने नाइट्रिक ऑक्साइड का ही जिक्र किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड की ही रेट इक्वेशन बनाना, सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड की ही रेट इक्वेशन बनाना, जो कि बनी हुई आपको दिखाई देगी NO, और ये जो 2 के ऊपर क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। ये 2 कोफिशिएंट सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड की बनाना। बताओ उसने कितना एमसीक्यूज में जिक्र किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, 3। तो इधर कंसंट्रेशन की जगह आप लिखना 3 और ऊपर ये जो स्केयर है स्केयर डाल देना, और 3 का स्केयर कितना होता है 9। तो आपने कहना है जी रेट इंक्रीज हुआ है 9 टाइम्स। अगर उसने एमसीक्यूज में हाइड्रोजन का जिक्र नहीं किया तो हाइड्रोजन को आपको लिख के उसमें परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। ओके, लेकिन लेट से अगर वो जिक्र कर देता, वो हाइड्रोजन भी बोल देता कि 3 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ है, तो फिर इधर आप हाइड्रोजन की भी इक्वेशन लिख लेते हाइड्रोजन और उस 2 को पावर बनाते, इधर नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह भी 3 टाइम्स लिखते, हाइड्रोजन भी उसने बोला हुआ है 3 टाइम्स, वो भी लिखते आप। मतलब तब आप इक्वेशन इस तरह लिखते, अगर वो नाइट्रिक के साथ साथ आपको हाइड्रोजन की भी एमसीक्यूज में कंसंट्रेशन बोल देता कि लेट से 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है, या चलो 3 टाइम्स अगर नहीं बोला तो वो बोल दे 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है, कोई भी वो वैल्यू बोल सकता है। आपको हर तरीके से सोचना आना चाहिए। तो आप फिर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आप लिखते जी उसने नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोला तो नाइट्रिक ऑक्साइड को भी लिखो, नाइट्रिक ऑक्साइड को भी लिखो, 2 को पावर बना दो। उसने हाइड्रोजन भी एमसीक्यूज में बोला तो फिर हाइड्रोजन को भी लिखो और 2 को क्या बना दो, पावर बना दो। उसने एमसीक्यूज में नाइट्रिक ऑक्साइड 3 टाइम्स बोला है, 3 लिखो और ऊपर स्केयर डालो। हाइड्रोजन 2 टाइम्स लिखा है, 2 लिखो ऊपर स्केयर डालो। 3 का स्केयर कितना होगा 9 और 2 का स्केयर कितना होगा 4, और 9 4 का कितना हो जाएगा जी 36। तो आपने कहना है जी रेट इंक्रीज हुआ है 36 टाइम्स। आपने कह देना रेट कितना इंक्रीज हुआ है 36 टाइम, और ये जो के है के वैसे के वैसे लिखते जाना सबके साथ, ठीक है। के को मत छेड़ना, के को वैसे का वैसे लिखते जाना, बस रेट आपको पता लग गया। तो हमें पता ये लगा कि वो कोई इक्वेशन बोल के अगर एक एक रिएक्टेंट के बारे में बोले तो एक ही रिएक्टेंट को इधर पुट करो और रेट उसी रिएक्टेंट के लिहाज से बता दो। अगर वो दोनों रिएक्टेंट को बोल दे जी फलां रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट इतने टाइम्स इंक्रीज हुई है कंसंट्रेशन, सेकंड रिएक्टेंट की इतने टाइम्स इंक्रीज हुई है, फिर दोनों को रेट इक्वेशन में लिखना और कंसंट्रेशन जो दी हुई वो पुट करना, ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो पावर्स लेना, मल्टीप्लाई करना, और पता लग जाएगा रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। ओके,
फिर इस तरह इनके ना एमसीक्यूज आपको हैंडल करने पड़ते हैं। वो मैं फिर क्लियर कर दूं, वो कंसंट्रेशन दे के आपसे रेट पूछ सकता है या रेट दे के आपसे कंसंट्रेशन पूछ सकता है, आपको हैंडल करने आनी चाहिए एमसीक्यूज में। और इधर एक और भी एमसीक्यूज याद रखना पूछा जाता है, वो आपको कहेगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए और बी है यूनिटी, मतलब वन, यूनिटी का मतलब वन। तो इधर अगर मैं वन वन पुट कर दूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो कहेगा लैब में लेट से आपने वन लिया है, तो अब मैं इधर वन वन पुट कर दूं, तो फिर बताओ वन पुट करो, वन की कुछ भी पावर लो वन, वन की कुछ भी पावर लो वन, वन मल्टीप्लाई के क्या करोगे के आ जाएगा। अब इस के को मैंने पहले तो बताया था के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, लेकिन अब इस के को बोलेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अब बच्चे के जहन में आता है सर जी बताएं एमसीक्यूज कैसे आएगा, तो सुने एमसीक्यूज दो तरीके से आएगा, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी। फॉरवर्ड का मतलब होगा कि वो आपको कहेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वन है, तो बताओ जो ये रेट इक्वेशन है, इस रेट इक्वेशन में के को क्या बोलेंगे, आपने बबल नीचे फिल करना होगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। या रिवर्स एमसीक्यूज होगा, वो कहेगा स्पेसिफिक के को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कब बोलते हैं, तो नीचे आपने बबल फिल करना होगा, लिखा होगा ऑप्शन में कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वन हो। तो इस पे भी एमसीक्यूज बना हुआ आएगा, इसे भी आपने जहन में याद रखना। ओके हो गया। तो ये कुछ बातें हो गई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं पेज टर्न करूं और आगे शुरू करें। अच्छा, उसके बाद जी आपसे ग्राफिकली रेट के बारे में एक एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है या एक दो एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने रेट बताया कि रेट क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ओवर चेंज ऑफ टाइम, मतलब दो चीजें स्टडी करते हैं रेट में, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम और टाइम। टाइम होता है इंडिपेंडेंट, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, कंसंट्रेशन होती है डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड कर रही होती है, टाइम पे, तो वो वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। अब हमें पता है कि ओरिजिन पे तो सारी वैल्यू जीरो होती हैं, ओरिजिन पे टाइम जीरो होगा। अब जब टाइम जीरो हो तो कौन जीरो होता है, टाइम जीरो का मतलब होता है रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो कौन जीरो होगा, प्रोडक्ट जीरो होगा। प्रोडक्ट अगर जीरो होगा टाइम जीरो पे, तो मैक्सिमम फिर कौन होंगे, रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे। अब अगर टाइम स्टार्ट हो जाए 1 सेकेंड 2 3 4 5, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होने लग जाएगी कम। प्रोडक्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो रहेंगे, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होने लग जाएगी ज्यादा। शुरू में आप ग्राफ पे अगर गौर करोगे तो ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन आखिर में ग्राफ देखोगे तो जरा स्ट्रेट हो रहा है। शुरू में ग्राफ बड़ी तेजी से इसलिए नीचे आ रहा होता है क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। रिएक्टेंट के पार्टिकल्स ज्यादा होने की वजह से उनका रेट भी ज्यादा होता है, मतलब वो रिएक्टेंट पार्टिकल ज्यादा होंगे, टकराएंगे ज्यादा, रेट ज्यादा, और जितना ज्यादा रेट होता है उतनी ज्यादा ग्राफ की स्लोप होती है। स्लोप का एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इनिशियली स्लोप ज्यादा होती है, ढलवान ज्यादा होती है क्योंकि रेट फास्ट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा। आखिर में पहुंचते पहुंचते तक ग्राफ में ना उतनी ढलवान नहीं रहती, ग्राफ सीधे होना जरा शुरू हो जाते हैं, स्लोप कम होने लग जाती है क्योंकि रेट कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। ओके हो गया। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि लेट से ये रिएक्टेंट है हमारे पास और ये कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट बी में, तो अव्वल तो आप याद रखें अगर कंसंट्रेशन में बहुत स्मॉल चेंजिंग आए और टाइम भी बहुत, टाइम चेंज ऑफ टाइम भी बहुत स्मॉल हो, फॉर वेरी स्मॉल, अगर वेरी स्मॉल हो तो याद रखना हम डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं डी से। डेल्टा को किससे रिप्लेस करते हैं, डी से। और जो पीछे मैंने इक्वेशन लिखवाई है ना रेट की, उस रेट इक्वेशन में डेल्टा की जगह डी लिख देते हैं, नीचे भी डेल्टा की जगह डी लिख देते हैं, और जो कंसंट्रेशन होती है उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और रेट इक्वेशन ऐसे भी एमसीक्यूज में लिखी हो सकती है, रेट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। ये तब करते हैं जब कंसंट्रेशन में चेंजिंग बहुत स्मॉल हो, चेंज ऑफ टाइम भी बहुत स्मॉल हो, तब ऐसा करते हैं। अब इसको यूं लिखा जा रहा होगा, गौर से सुनिएगा, ये आ गया जी टी। एक्स अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, एक्स अगर किसकी कंसंट्रेशन है, तो शुरू में माइनस डालना पड़ता है क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, ग्राफ नीचे आ रहा होता है। टाइम जैसे जैसे आगे जा रहा होता है ना, रिएक्टेंट कम हो रहे होते हैं, माइनस का मतलब है रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे प्रोडक्ट के लिए लिखो, प्रोडक्ट बी के लिए, तो याद रखना प्रोडक्ट के लिए प्लस आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ जाएगी होगी क्यों प्लस आएगा, क्योंकि विद टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ओके हो गया।
और इसे यूं भी पढ़ेंगे, याद रखना एमसीक्यूज में यूं भी लिखा हो सकता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, माइनस का मतलब डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट। जिस रेट के साथ रिएक्टेंट डिसअपियर होता है उसी रेट के साथ प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है, अपियर हो रहा होता है। मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट का ग्राफ नीचे आएगा एग्जैक्टली उसी रेट के साथ प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इन बातों को भी एमसीक्यूज में एज सच जैसे बताया कुछ पूछा जा सकता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल एमसीक्यूज नहीं, ऐसे कैसे ही पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, ये चीजें आपने कर लेनी है। और उसके बाद आपने करने हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो सुने फैक्टर्स, याद रखें जब आप मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं रिएक्टेंट के तो मोल्स भी बढ़ जाते हैं। मोल्स अगर बढ़ जाएं तो मोलैरिटी भी बढ़ जाती है। मोलैरिटी बढ़ जाए तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट उतना फास्ट होगा। इन सिंपल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो टकराएंगे भी ज्यादा और रेट भी फास्ट होगा। एक बात याद रखें, केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। कंसंट्रेशन मेजर की जाती है मोलैरिटी की फॉर्म में भी, मोलैलिटी की फॉर्म में भी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड सो ऑन। कंसंट्रेशन मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं केमिस्ट्री के। हम जो बहुत कॉमन तरीका अप्लाई कर रहे होते हैं वो कंसंट्रेशन मेजर करते हैं मोलैरिटी की फॉर्म में। मोलैरिटी का मतलब मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। वो मोलैरिटी का यूनिट है बेसिकली मोल पर डीएम क्यूब, जिसे आप बार बार केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन का यूनिट बोल रहे होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। वो बेसिकली मोलैरिटी का यूनिट होता है। अच्छा, एक फैक्टर तो ये हो गया, वो सिंपल ही पूछेगा, वो कहेगा ज्यादा, वो कहेगा जी मॉलिक्यूल ज्यादा है, लेट्स से एमसीक्यूज में लिख देगा, या लिख देगा मोल्स ज्यादा है, तो वो कहेगा बताओ रेट क्या होगा, आप कहेंगे रेट भी फास्ट होगा। उसके बाद सरफेस एरिया डायरेक्टली टू होता है रेट के। अब एमसीक्यूज पूछा जाएगा जी सरफेस एरिया ज्यादा कब होता है, तो आपने कहना सरफेस एरिया ज्यादा होता है पाउडर फॉर्म में, या फिर ज्यादा होता है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, छोटे छोटे पीसेस कर दो। अक्सर लैब में जब काम कर रहे होते हैं ना, रिएक्टेंट्स को कूट लेते हैं, पीस लेते हैं, छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। फाइनली डिवाइडेड या पाउडर, पाउडर फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम होता है। एमसीक्यूज कैसे होगा, वो एमसीक्यूज में लिख देगा भी एल्यूमिनियम का एक पूरा पीस लिया हुआ है, एल्यूमिनियम का एक पूरा पीस लिया हुआ है, और दूसरी जगह पे एल्यूमिनियम का पाउडर लिया हुआ है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करेगा। तो जाहिर है एल्यूमिनियम का अगर पाउडर लोगे, छोटे छोटे पीसेस लोगे, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेंगे। अगर एल्यूमिनियम का पूरा बड़ा एक सॉलिड पीस लोगे तो वो स्लोली रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सॉलिड पीस का सरफेस एरिया कम होता है। कैसे कम होता है बच्चे ये भी पूछते हैं, सर ये क्या लॉजिक है। ये रहा एल्यूमिनियम का पीस, सॉलिड फॉर्म में होगा, ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड। अब याद रखें जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो सिर्फ सरफेस वाले एटम्स जो होंगे ना एल्यूमिनियम के, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सिर्फ सरफेस वाले एटम, अंदर वाले एटम नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ दूं, एल्यूमिनियम की पीस को मैं दरमियान से तोड़ दूं, ये जी मैंने इसे दरमियान से इधर तोड़ दिया, दो पीस बना दिए। अब जहां से तोड़ा है वहां का भी सरफेस एरिया एक्सपोज हो गया, जहां से तोड़ा वहां का भी सरफेस एरिया, पहले जो सरफेस एरिया था ही था, जहां से तोड़ा वो वाला भी सरफेस एरिया एक्सपोज हो गया। अब वहां पे भी सरफेस पे एल्यूमिनियम के एटम होंगे, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर पाएंगे। मैं दोबारा इसे तोड़ दूं, तोड़ के दोबारा छोटे छोटे मैं इसके पीसेस बना देता हूँ। जहां से अब मैंने तोड़ा वहां वाला भी सरफेस एरिया जो था अंदर का एक्सपोज हो चुका है, अब वहां पे भी सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम के सरफेस एटम से रिएक्ट करेगा। तो तोड़ के जितना छोटा कर दोगे, पाउडर में कन्वर्ट कर दोगे फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, उतना सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाएगा और एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर पाएगा। तो इसका मतलब है एमसीक्यूज में कहीं पे भी लिखा हो एल्यूमिनियम का पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर, वो कहते हैं रिएक्टेंट का पाउडर है, तो आप समझ जाना वो अगर पाउडर बोल रहा है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट चल रहा होगा। और अगर पूरा सॉलिड का पीस उसने बोला हो तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो अब याद रहेगा, सॉलिड पीस बोले हिंट के तौर पे याद रख लो, तो रेट आपने कहना है जी स्लो होगा। और अगर वो कह ले जी पाउडर है तो आपने कह देना है जी रेट क्या होगा, फास्ट होगा। इस तरीके से इस पे एमसीक्यूज बनेंगे, उम्मीद है पिक कर लोगे। आगे सुनो जी, उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट
जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट होती है उतने ही ज्यादा फोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे मतलब एनर्जी के पैकेट्स होंगे उतनी ज्यादा वो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स तोड़ेंगे और उतनी ज्यादा रेट चल रहा होगा। तो जितनी ज्यादा लाइट लोगे इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा लाइट की लोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा क्या चल रहा होगा, फास्ट चल रहा होगा। ओके हो गया। उसके बाद ये जो अब मैं बात लिखने लगा हूं ये सिर्फ गैसेस के बारे में लिखने लगा हूं, फॉर गैसेस, ये बात आपने याद रखनी है कि गैसेस पे प्रेशर करो इंक्रीज तो उनका वॉल्यूम हो जाता है डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब है मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, अगर मॉलिक्यूल बहुत करीब आ गए तो गैस आपको डेंस दिखाई देगी, या तो डेंसिटी उसकी बढ़ चुकी होगी गैस की, या आप कहेंगे गैस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत करीब आ गए, कंसंट्रेशन बढ़ गई है और रेट बढ़ चुका होगा। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो गए रेट बढ़ जाएगा। तो याद रखो गैसेस के केसेस में ना आपको मॉलिक्यूल्स कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप गैस पे बस प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम कर कम करो, मॉलिक्यूल करीब आ जाए, गैस की डेंसिटी बढ़ जाए या उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और रेट फास्ट हो जाएगा। डायग्राम में अगर मैं शो करवाऊं तो ये जरा देखो मॉलिक्यूल हैं दूर दूर, और अगर ये देखो मैंने प्रेशर बढ़ाया है, वॉल्यूम कम कर दिया, मॉलिक्यूल आ गए करीब करीब। खुद सोच के देखो ज्यादा डेंस कौन दिखाई दे रही है, वाली ज्यादा डेंस है। मॉलिक्यूल करीब है टकराएंगे भी ज्यादा और रेट भी फास्ट होगा, इधर मॉलिक्यूल दूर दूर है टकराएंगे की भी कम और रेट भी स्लो होगा। और एमसीक्यूज में रिलेशन पूछा जा सकता है, बताएं प्रेशर का रेट के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर मैं लिखते हुए एरो ना अपवर्ड डाल रहा हूं तो समझ जाना डायरेक्टली का रिलेशन है, एरो की डायरेक्शन सेम दिखाई देना, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज, अपवर्ड का इंक्रीज, तो डायरेक्टली का रिलेशन। वॉल्यूम का डाउनवर्ड था एरो लेकिन रेट का अपवर्ड था, तो बताओ फिर वॉल्यूम और रेट का रिलेशन कौन सा बनेगा, इनवर्सली का। ये बातें आपने याद रखनी है, डायरेक्टली इनवर्सली के रिलेशन भी एमसीक्यूज में पूछे जा रहे होते हैं। ओके हो गया। फिर अगर आप हीट बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनका अफेक्टिव कोलिजन, जो कि मैं आगे कोलिजन थ्योरी में पढ़ाऊंगा भी सही, अफेक्टिव कोलिजन, अफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जरूर कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो अफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा और रेट बढ़ जाएगा। याद रखना टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट बढ़ जाता है। अब बुक में याद रखो एक फार्मूले पे आपने नजर रखनी है, रेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, और इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ 10 केल्विन्स या फिर नंबर ऑफ 10 सेल्सियस। एक ये फार्मूला याद रखना, मैं ये फार्मूला कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूं, उससे पहले सुने। याद रखें रेट 2 टाइम्स इंक्रीज होता है, रेट 2 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाते हो या 10 सेल्सियस बढ़ाते हो। अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया कितना, 10 केल्विन या फिर 10 सेल्सियस, तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, 2 टाइम्स। ओके। अब सुनो एमसीक्यूज कैसे आता है। वो कहेगा फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में कि टेम्परेचर इज चेंजेस फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम 10 सेल्सियस टू 50 सेल्सियस, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो बताएं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कितना होगा, और एमसीक्यूज के ऑप्शन में वो लिख के दे देगा, लेट से लिख के दे दिया 16 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 8 टाइम इंक्रीज हो गया, या फिर 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, या 32 टाइम्स इंक्रीज हो गया, कि कितने टाइम्स रेट इंक्रीज हुआ है। तो सुनो कैसे पता लगाओगे, ये जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा था, रेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, लिखा हुआ दिख रहा है फार्मूला, रेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये फार्मूले पे आपकी रहे नजर। अब जरा मुझे बताओ ये 10 और 50 में डिफरेंस कितने का होता है, 40 सेल्सियस का। 40 में 10 कितनी दफा आता है, 40 सेल्सियस में 10 कितनी दफा आएगा, 4 टाइम्स। 40 को लिख सकते हैं ना 4 × 10, 4, 10 4 टाइम्स आया होगा। तो ये जो 4 है ना, आपने इधर n की जगह लिख देना है, आपने लिखना है रेट इज इक्वल टू 2, और इधर n की जगह लिखना है कि 10 सेल्सियस कितनी दफा आए हुए हैं, 10 सेल्सियस 4 दफा आए हुए हैं 40 में, तो आपने 4 लिख देना है। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 32 होता है, तो रेट इंक्रीज होगा 2 की पावर 4 16 होता है, तो रेट इंक्रीज होगा 16 टाइम्स।
तो याद रखना है जो पावर में n है, इस n का मतलब है कि आपने एमसीक्यूज में देखना है कि 10 सेल्सियस या 10 केल्विन कितनी दफा आए हुए हैं। तो इधर 40 में कितनी दफा होंगे, 10, 4 दफा होंगे, तो आपने n की जगह 4 लिख देना और आंसर आ जाएगा। इस तरह से एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ओके हो गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं नोट में लिखने लगा हूँ, वो आपने नोट वाली बातें याद रखनी है, एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं इनका जिक्र चल रहा होगा। याद रखना आयोनिक रिएक्शंस जो होते हैं जिनमें आइंस इन्वॉल्व होते हैं। अब याद रखो आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, ना आयोनिक बॉन्ड को बनने के लिए डायरेक्शन चाहिए ना टूटने के लिए डायरेक्शन चाहिए। आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। तो जो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं ना वो जरा फास्ट होते हैं, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनने और टूटने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। किससे फास्ट होंगे? आयोनिक रिएक्शंस का रेट फास्ट होता है जी कोवलेंट रिएक्शन से। कोवलेंट रिएक्शन जिनमें कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हो, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड अब कौन सा बॉन्ड होता है? डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड को टूटने और बनने के लिए डायरेक्शन चाहिए जिसमें टाइम लग जाएगा। तो कोवलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं, आयोनिक रिएक्शन फास्ट। और आयोनिक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन से भी फास्ट होते हैं। रेडॉक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग हो, टाइम लग जाता है इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और लूजिंग में। तो एमसीक्यूज में याद रखना आयोनिक रिएक्शन कोवलेंट से भी फास्ट होते हैं, आयोनिक रिएक्शन रेडॉक्स से भी फास्ट होते हैं। इसी तरह जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं उनमें भी आमतौर पे आयंस ही इन्वॉल्व होते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी जो होते हैं वो फास्ट ही होते हैं, और फास्ट किससे होते हैं? एज कंपेयर टू रेडॉक्स रिएक्शन और एज कंपेयर टू कोवलेंट रिएक्शन। उसके बाद पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन स्लो होते हैं, टाइम लगता है। पॉलीमर जो बन रहा है, लंबी चेन बन रही है, जाहिर है फौरन थोड़ी हो जाएगा, टाइम लगेगा, स्लो होते हैं। इस तरह क्रोयन के रिएक्शन जिसमें अगर आयरन की क्रोयन हो, जिसे रस्टिंग बोलते हैं, तो वो स्लो होता है, टाइम लग जाता है। रस्टिंग को तो अक्सर महीनों लग जाते हैं होने में, तो ये भी स्लो होता है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो एमसीक्यूज में अगर जिक्र आ रहा हो तो आपने आपने बोलना है कि ये स्लो रिएक्शंस होते हैं। ओके हो गया, याद रहेगी ये बातें। स्क्रीनशॉट लेने ले लो, आगे मैं शुरू करूं। उसके बाद जो जो रिएक्शंस होते हैं ना उनका वो जी नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करते हैं। इसकी बड़ी एक कॉमन एग्जांपल एमसीक्यूज में बार बार रिपीट हुई है कि फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वाटर, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वाटर विद ग्रुप 1 ए मेटल फास्ट होता है रेट वाटर का एज कंपेयर टू ग्रुप 2 ए मेटल, वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 3 है। वाटर ग्रुप 1 ए की मेटल से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 ए की मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है लो, और आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी लो होना रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन और रिएक्टिविटी का रिलेशन इनवर्स का होता है। तो ग्रुप 1 की चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इसलिए उनकी पानी के साथ रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट चल रहा होता है। लेकिन ग्रुप 2 का स्लो हो जाता है क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ग्रुप 3 का रेट पानी के साथ और भी स्लो हो जाता है क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और भी बढ़ जाती है ग्रुप 3। ये बड़ा कॉमन एमसीक्यूज है, पूछा जा रहा होता है पेपर में, तो आपने इसके ऊपर भी नजर रखनी है और भूल मत जाना। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे जी मेथड्स। मेथड्स टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो मेथड्स का नाम भी पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है कौन सा मेथड कब यूज होता है। दो ही तरह के बस एमसीक्यूज होते हैं कि बताएं जी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का कौन सा मेथड है। एमसीक्यूज के ऑप्शन में आपने पहचानना होगा कौन सा मेथड है, मैं नाम लिख देता हूँ मेथड्स के। फिर वो पूछता है कौन सा मेथड कब यूज होता है, मेथड का नाम, और व्हेन टू यूज मेथड, व्हेन टू यूज मेथड। तो सुने, पहला जो मेथड होता है वो होता है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं बताता हूं ये कब यूज होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है जी आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी बताता हूं कब यूज होता है।
तीसरा मेथड होता है रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। चौथा मेथड होता है जी रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। और लास्ट मेथड होता है जी ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। तो ये सिर्फ 5 मेथड होते हैं सिलेबस में। तो पहले तो मेथड का नाम याद रहे, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो नाम बताना पड़ेगा कौन सा होता है करेक्ट है, मेथड का नाम पहचानना पड़ेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी तब यूज होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करें रेडिएशन। आर का मतलब रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट, एब्जॉर्ब करें रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? यूवी, आईआर या विजिबल, इनमें से कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करें। ठीक है। और आपने फिर याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज इन एब्जॉर्बेंस, रेट ऑफ चेंज इन एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब करने का चेंज जितना ज्यादा फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना फास्ट होगा। फर्ज कर लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेडिएशन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेडिएशन, तो आप समझ जाए रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड तब यूज होता है जब आयंस, आयोनिक स्पीशीज इन्वॉल्व हो या आयंस इन्वॉल्व हो, क्योंकि आयंस ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे ना। तो कोवलेंट कंपाउंड तो पुअर कंडक्टर होते हैं ना, आयंस ही कंडक्ट कर पाते हैं जब सोल्यूशन में मौजूद होते हैं। और इसके बारे में आपने याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंडक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। ऊपर वाली लॉजिक होगी जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस, इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंडक्टिविटी बोलना है। डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड तब यूज होता है जब ड्यूरिंग रिएक्शन वॉल्यूम चेंजेस हो रही हो, क्योंकि अक्सर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ना, रिएक्टेंट की ज्योमेट्री अलग होती है, प्रोडक्ट बनने वाले प्रोडक्ट की मॉलिक्यूल की अलग होती है। तो ज्योमेट्री जब चेंज होती है तो ऑक्यूपाई वॉल्यूम भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर ड्यूरिंग रिएक्शन वॉल्यूम चेंजेस अक्कर हो रही हो तब ये डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूज होता है। और इसके बारे में भी आपने बोलना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। जितना ज्यादा तेजी से वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही हो, आप कहेंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड तब यूज होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा हो। फिजिक्स की तरह ये तो आपसे नहीं पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, केमिस्ट्री में सच नहीं पूछता, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब रिएक्टेंट की नेचर अलग होती है, प्रोडक्ट की नेचर अलग होती है। रिएक्टेंट अलग मटेरियल है, प्रोडक्ट अलग मटेरियल। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो नेचर तो चेंज होगी, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे तो नेचर तो चेंज होगी ना मटेरियल की और मैटर की, तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें चेंज हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायरेक्टली होगा जी रेट ऑफ रिएक्शन के। उसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तब होंगे जब आप कहोगे जी उसमें कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन वो होगी जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। इधर बेवजह से बहुत लंबा खींचने की और एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, आइसोमेरिज्म में मैं वैसे भी पढ़ाऊंगा। तो कायरल कार्बन हो तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है जी, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होके वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है। ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो रेट ऑफ, तो फिर आपने इसमें कहना है जी रेट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, रेट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। तो बस ये एमसीक्यूज होंगे जी, पहचानो कौन सा मेथड है रेट रिएक्शन फाइंड करने का और कौन सा मेथड कब यूज होता है, बस इस हद तक एमसीक्यूज होंगे। हद से ज्यादा डुबकियां मत लगा देना, बेवजह बातें मत अंदर खींचना। जितनी बातें बताई हैं इसमें से ही एमसीक्यूज इंशाल्लाह
आ जाएंगे और परेशान नहीं होना। ओके हो गया यहाँ तक। उसके बाद जी आपने करना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सीधी सी बस बात करेंगे, मैकेनिज्म का मतलब होता है वो नंबर ऑफ स्टेप्स, जिन नंबर ऑफ स्टेप्स में कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है। और याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है, कोई थ्योरेटिकली तरीका नहीं होता इसे फाइंड करने का। मैकेनिज्म ऑफ स्टेप में एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसे बोलते हैं स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का उम्मीद है पूरा नाम याद ही होगा। स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एब्रीवेशन लिख देता हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बस सारी नजर हमने रखनी होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, क्योंकि आगे मैं पढ़ाने लगा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बगैर तो नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो उस पर तो नजर रखनी पड़ेगी। तो सुनो, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मेरी ऑर्डर बड़ा मुश्किल बच्चों को टॉपिक फील होता है, इसलिए बातें ना फिर गौर से सुनिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के ना तीन स्टेप्स होते हैं, तीन स्टेप के किसी भी मैकेनिज्म में आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखें, स्लो स्टेप। फॉर एग्जांपल ये मैंने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का स्लो स्टेप लिख लिया, ये स्लो स्टेप आ गया जिसे हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखें, पीछे समझा चुका हूँ रेट लॉ क्या होता है या रेट इक्वेशन क्या होती है। ये लें जी, आपने इसका रेट लॉ लिख लिया, ये आ गया रेट लॉ या रेट इक्वेशन। और इस रेट इक्वेशन के जो एक्सपोनेंट है उनका सम ले लें, तो आपको पता लग जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब है ऑर्डर पता लगाना हो तो मैकेनिज्म पता होना चाहिए। मैकेनिज्म अगर एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है, मैकेनिज्म अगर एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड होगा। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक्सपेरिमेंटली है तो फिर ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड होगा। तो याद रखना है आपने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइन किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, कोई तुक्का शुक्का नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता, कोई गैस नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव भी होता है, पढ़ेंगे नेगेटिव, फर्स्ट भी पढ़ेंगे, सूडो भी पढ़ेंगे। सूडो में फर्स्ट सूडो भी होता है, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, सूडो बहुत सारे होते हैं। सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे और फ्रैक्शनल ऑर्डर पढ़ेंगे, ये सारे होते हैं। अक्सर टीचर पढ़ाते हुए बोल जाते हैं कि थर्ड ऑर्डर से तो ऊपर ऑर्डर नहीं होता, हायर क्लासेस में होता है, हमारी एफएसए की हद तक थर्ड से ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है। और अगर पूछा जाए एमसीक्यूज में ऑर्डर डिपेंड किस पे करता है, तो आपने कहना मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मैकेनिज्म पे। ऑर्डर डिपेंड करता है, ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना और किसी चीज पे डिपेंड करता है, मैकेनिज्म पे ऑर्डर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी सुने हम, बल्कि यूनिट्स यूनिट्स रह गए ऑर्डर के। अच्छा सुनो, अब एक बात मेरी बड़ी गौर से सुनना, यूनिट कैसे निकाले जाते हैं। आपको ये दिख रहा है ए बी मल्टीप्लाई और के साथ, इधर लाके ना डिवाइड कर दो। ए बी जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर रेट पे लाके डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है एमसीक्यूज में कि रेट कांस्टेंट के जो होता है वो रेट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। बस याद रखना ये के जरूर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हालांकि ऑर्डर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये के टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करता है। और जब आपको यूनिट्स निकालने पड़े ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, तो यूनिट्स निकालने का फार्मूला होता है के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 - n पर सेकंड। या तो ये फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला बेसिकली मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स निकालने का ऑर्डर के, या फार्मूला यूज होगा मोल पर डीएम क्यूब की पावर 1 - n पर सेकंड, या फिर फार्मूला यूज होगा के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड। इनमें से कोई भी एक फार्मूला यूज कर सकते हैं ऑर्डर फाइंड करने के लिए। मैं ऑर्डर फाइंड करके दिखाता हूं। अब लेट से वो आपको कहे जी, लेट से वो आपको कहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
तो बताओ फिर जीरो के बाद वो आपसे फर्स्ट ऑर्डर पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर के यूनिट पूछ सकता है और थर्ड ऑर्डर के यूनिट पूछ सकता है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट आपसे पूछे तो इधर ना एन की जगह पहले जीरो शुरू करते हैं, सॉरी जीरो, इधर एन की जगह लिखो जीरो, वन माइनस जीरो क्या आएगा वन, और वन की पावर इसकी लोगे तो यूनिट आएगा के इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ये लें जी जीरो ऑर्डर का यूनिट आ गया, मैंने इस फार्मूले में एन की जगह जीरो लिखा है, हालांकि ऊपर भी पुट कर सकते हैं, नीचे भी, वो आप खुद कर लेना। मैं ज्यादातर ये मेजरली एमसीक्यूज में यूज हो रहा होता है तो मैं इस पे करके आपको दिखा रहा हूँ। अब याद रखना ये जो जीरो ऑर्डर का मैंने यूनिट निकाला है ये इक्वल टू होता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है ना वो किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट के इक्वल होता है। आप कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट के इक्वल होता है। मैंने पीछे चेक करना, रेट ऑफ रिएक्शन का भी ये यूनिट पढ़ाया था, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, जीरो का भी यही है। अब फर्स्ट ऑर्डर का, अब फर्स्ट के लिए एन की जगह क्या पुट करो वन, वन इधर से वन से कैंसिल होगा जीरो, आप मोल पर डीएम क्यूब की पावर जीरो लोगे तो वन आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई पर सेकंड, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट आ गया। अब सेकंड ऑर्डर का निकालने के लिए एन की जगह टू पुट कर दो, ये लो सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैंने निकाल के लिख दिया। फिर आप एन की जगह इधर थ्री लिख दो, तो ये लो मैंने थर्ड ऑर्डर का यूनिट निकाल के लिख दिया। तो ये लें जी सारे ऑर्डर के मैंने यूनिट आपको निकाल के लिख दिए। एक बात एमसीक्यूज में आपने ख्याल करनी है जो मैं बोल रहा हूँ, याद रखना एमसीक्यूज में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो और आप सोच रहे हो कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है, तो यूनिट देखना उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। लेट से न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है फोर और उस फोर के साथ यूनिट लिखा हुआ है पर सेकंड, तो समझ जाना वो फोर वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है। ये एमसीक्यूज में वैल्यूज को पहचानने का तरीकाकार होता है कि उनके साथ यूनिट्स पे नजर रखो तो पता लग जाता है वो वैल्यू किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है। तो ये लें जी आपका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सारे एमसीक्यूज होते हैं इसकी टाइप्स पे, अब सारे एमसीक्यूज इसकी किस पे होते हैं, टाइप्स पे। तो टाइप्स आप गौर से सुनो, मैंने आपके लिए एमसीक्यूज में जितनी एग्जांपल्स यूज होती हैं ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप्स की, वो मैंने सारी एग्जांपल्स ना कलेक्ट की हैं, तो आप गौर से सुनना। सबसे पहले एमसीक्यूज में पूछा जाएगा नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा पूछा जाएगा? नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही हो, सॉरी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर क्या हो रही हो, इंक्रीज, तो रेट फिर डिक्रीज हो रहा हो। व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिक्रीज हो रहा हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसकी जनरल इक्वेशन रेट इज इक्वल टू के, और ए कोई भी रिएक्टेंट होगा पावर एन होती है। और आज तक इसकी एक ही एग्जांपल एमसीक्यूज में रिपीट हुई है, ये वाली, ओजोन की डिकम्पोजिशन या ओजोन की कन्वर्जन इन ऑक्सीजन। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ना रिएक्टेंट की, वैसे वैसे रेट स्लो होता जाता है, इस वजह से इसे नेगेटिव बोल रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जीरो ऑर्डर गौर से समझना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें जो रेट हो वो इंडिपेंडेंट हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे। तो फिर जहन में सवाल आता है किस पे डिपेंड करेगा? बाहर के किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक लाइट। तो जितने भी एमसीक्यूज में फोटोकेमिकल रिएक्शन लिखे हुए आ रहे होते हैं ना, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फोटो मतलब जो फोटोन की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में हो। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल ये देखो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर रिएक्ट करें ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन बनते हैं। बच्चों के जहन में अब चल रही होती है केमिकल इक्विलिब्रियम, उनके जहन में चल रहा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में तो लिखते थे रेट इज इक्वल टू, इधर जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं पावर बना के लिख दो। भाई ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, ये रिएक्शन काइनेटिक्स है। रिएक्शन काइनेटिक्स कहती है कि अगर कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है तभी कंसंट्रेशन को रेट में मेंशन कर सकते हैं, और अगर कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा तो कंसंट्रेशन को रेट इक्वेशन में मेंशन नहीं कर सकते। तो बताओ क्या फोटोसिंथेसिस इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं, लाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे। तो इसलिए फिर ये जो रेट इक्वेशन लिखी है ना, इसमें कंसंट्रेशन हमने 6 मेंशन ही नहीं की, 0 0 लिख दिया, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और ऑर्डर कितना निकल के आ गया? 0, 0 + 0 क्या ऑर्डर 0। फिर एमसीक्यूज में आती है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जब डिकम्पोज होती है, टिंगस्टन, टिंगस्टन मेटल होती है, इसका सिंबल होता है W। तो ये भी, इसकी भी जो डिकम्पोजिशन होती है वो मेटल की हीट पे डिपेंड करती है, अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये भी एमसीक्यूज आप
जब प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होगे आप देखोगे ये एग्जाम्पल मेंशन की हुई है। बच्चे मुझसे बड़ा पूछते हैं सर कोई ट्रिक जिसके जरिए पता लग जाए ऑर्डर। बेटा कोई ट्रिक नहीं है, सीधी सी बात, कोई ट्रिक नहीं है। आपको अपनी सिलेबस की एग्जांपल्स कवर करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि कौन सी एग्जांपल जीरो ऑर्डर की है, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर, कौन सी सेकंड ऑर्डर। हाँ थोड़ी बहुत ये सेंस जरूर है कि अगर किसी एग्जांपल में वो फोटोन या लाइट का जिक्र कर दे तो बच्चे को समझ आ जाती है जीरो ऑर्डर होगा। इस तरह थोड़ी बहुत लॉजिक जरूर है, ठीक है। तो बाकी जितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स होती हैं उनकी एग्जांपल मैंने आपको कलेक्ट इधर कर दी सारे लेक्चर्स में। फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड, सारी मैंने एग्जांपल्स, सिंध बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, सारी एग्जांपल कलेक्ट कर दी है सारे बोर्ड्स की। अब इसी तरह रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और ये भी याद रखना एंजाइम्स की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है ना, एंजाइम एज अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, इनकी मौजूदगी में भी जो रिएक्शन होते हैं वो ज्यादातर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अब सुने जी सूडो। लफ्ज सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब गौर से बात समझना, अगर एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है एक्सेस, तो याद रखना एक्सेस वाले पे जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मैं समझाता हूं कैसे। याद रखना एक्सेस वाले पे रेट इंडिपेंडेंट होता है और जो लिमिटेड होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है उस पर रेट डिपेंड करता है। चलो अब सुनो, इसकी एग्जांपल होती है हाइड्रोलिसिस जिनमें वाटर इन्वॉल्व होता है। लाइसिस का मतलब तो ब्रेक डाउन, हाइड्रो का मतलब वाटर के जरिए ब्रेक डाउन। हाइड्रोलिसिस के जो रिएक्शन है ना हमारी केमिस्ट्री में वो ज्यादातर सूडो है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में जो वाटर होता है ना वो एक्सेस होता है। वाटर क्या होता है? एक्सेस होता है। तो वाटर पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा होता। पहले ये नीचे वाली एग्जांपल देखो, इस कंपाउंड का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर में होता है एच और ओ एच। ओ एच क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। ओ एच न्यूक्लियोफाइल बी आर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, ओ एच ने बी आर निकाल के खुद आके जुड़ गया, और जो बी आर निकलेगा वो एच पॉजिटिव से जुड़ के एच बी आर बन गया। अब इस रिएक्शन में वाटर एक्सेस है, फर्ज कर लो वाटर के मालिक्यूल हैं 10,000 और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सल्यूट है, लेट से इसके मालिक्यूल हैं 10। तो अब गौर से बात सुनो, समझना, अगर सल्यूट के 5 मालिक्यूल वाटर के 5 से रिएक्ट कर दें और प्रोडक्ट बन जाए, तो सल्यूट के 5 गए, बाकी कितने बच गए? 5। तो सल्यूट की कंसंट्रेशन तो हाफ हो गई है। सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाफ। लेकिन वाटर के जब 5 मालिक्यूल जाएंगे तो बच कितने जाएंगे? 9,995, मतलब अप्रोक्सीमेट 10,000 ही। तो क्या फिर वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई खास इफेक्ट पड़ा? नहीं। तो ड्यूरिंग रिएक्शन जिसकी कंसंट्रेशन रह रही हो कांस्टेंट, ड्यूरिंग रिएक्शन जिसकी कंसंट्रेशन क्या रह रही हो? कांस्टेंट, जिसकी कंसंट्रेशन कोई खास चेंज ना हो रही हो, वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी चेंज नहीं करता। तो वाटर क्या रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कोई खास चेंज नहीं हो रही। तो रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ सल्यूट चेंज करेगा। इसलिए अब गौर से देखो, ये दरमियान वाला कार्बन, ये लिखा हुआ है दरमियान वाला कार्बन, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप, ये मैंने 3 मिथाइल ग्रुप बंद करके लिखे हुए, और एक बोरोमीन, ये बोरोमीन। तो इसकी तो मैंने पावर 1 लिख दी है, लेकिन वाटर की पावर 0 लिखी हुई है, क्योंकि वाटर पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कोई खास चेंज ही नहीं हो रही। और यही काम इधर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में होता है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाओ, एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनता है। इधर भी वाटर पे रेट डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक और बात, क्या सिर्फ सूडो फर्स्ट ऑर्डर ही होता है? नहीं, एमसीक्यूज में नजर रखना, सूडो सेकंड ऑर्डर भी होता है। अगर 3 रिएक्टेंट हैं, उनमें से एक एक्सेस है, तो बाकी 2 पे रेट डिपेंड कर रहा होगा, वो सूडो सेकंड ऑर्डर होगा। तो सेकंड भी हो सकता है, सिर्फ फर्स्ट पे मत फंसे रहना, एमसीक्यूज में इस बात का ख्याल करना। ओके होगी बात। अब 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 आ जाए जरा फ्रैक्शनल ऑर्डर पे, क्योंकि वो जरा जो अजीब अजीब नाम है ना, नेगेटिव ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, वो मैं पहले समझा रहा हूँ। फ्रैक्शनल ऑर्डर पे आ जाए, समझना। मैं एग्जांपल पहले समझाता हूँ एक। क्लोरीन को दी हीट, हीट देने से मॉलिक्यूल टूट गया और क्लोरीन के रेडिकल बन गए। क्लोरीन के क्या बन गए? रेडिकल्स। पहला रेडिकल पहले स्टेप में, दूसरा रेडिकल दूसरे स्टेप में। पहले रेडिकल ने कार्बन का वीक बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन के साथ होता है तोड़ा, और हाइड्रोजन को क्लोरीन से जोड़ के HCl बना दिया, और कार्बन का फ्री रेडिकल बना दिया। अब ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल था, इसने सेकंड स्टेप में क्लोरीन के सेकंड फ्री रेडिकल से रिएक्ट किया और CCl4 बना दिया। सेकंड स्टेप फास्ट इसलिए है क्योंकि दोनों रिएक्टिव स्पीशीज है, मतलब दोनों फ्री रेडिकल हैं। फर्स्ट स्टेप कंपैरेटिवली स्लो इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ एक फ्री रेडिकल है। अब
हम कहते हैं जी स्लो स्टेप का लिखे रेट ला, ये लिखा जी स्लो स्टेप का रेट ला, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो स्लो पे डिपेंड करता है ना, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो देखो मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन के, बताओ क्लोरोफॉर्म के कितने मॉलिक्यूल है, 1। लेकिन अब बात मेरी गौर से समझना, जब हम रेट ला लिखते हैं ना, रेट ला में रेडिकल्स लिखने की इजाजत नहीं होती, इस तरह हम रेडिकल मेंशन नहीं करते, न्यूट्रल स्पीशीज मेंशन करनी है, न्यूट्रल। तो इधर तो रेडिकल लिखा हुआ है, इसे न्यूट्रल कैसे बनाएं? इसे न्यूट्रल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इसे अगर मैंने न्यूट्रल बनाना है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में न्यूट्रल बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो 2 से जो मल्टीप्लाई करोगे वो ये इधर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रही है, और जो 2 से डिवाइड करोगे ना 1/2, वो 1/2 इधर पावर में आ जाएगा। तो स्लो में जब भी रेडिकल्स लिखे हो ना, तो रेडिकल्स को इस तरह लिखते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके न्यूट्रल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म बना के लिखते हैं। अब बताओ इधर क्लोरोफॉर्म की पावर 1 है, क्लोरीन की 1/2 है, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। 1 + 1/2 3/2 होता है, 3 को 2 पे डिवाइड करो कितना होता है, 1/1.5। हमारी बुक में फ्रैक्शनल के आंसर उनके निकल रहे हैं, आमतौर पे मैं जनरल बता रहा हूँ, नॉट ऑल, मैं जनरल बता रहा हूँ। फ्रैक्शनल के आंसर उनके निकल रहे हैं जिनमें रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं। ये देखो बोरोमीन का सेम, बोरोमीन का मॉलिक्यूल हीट के जरिए तोड़ा, बोरोमीन के रेडिकल, एक बोरोमीन रेडिकल पहले में दूसरा दूसरे में, सेम ऊपर वाला काम किया, स्लो और फास्ट। और देखो स्लो में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये लिखा हुआ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, बोरोमीन का रेडिकल था लेकिन उसे मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और 1 + 1/2 किया तो 1.5 आ गया। ये भी जीरो ऑर्डर है, आपके सिलेबस में ये 2 एग्जाम्पल मेंशन है, तो इन 2 एग्जाम्पल्स को आपने करना है। ओके हो गया, ठीक है, इन बातों पे नजर रखना। एमसीक्यूज ऐसे भी बना हुआ आएगा, वो कहेगा जी ये इक्वेशन है, ये नेट इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, इन इन सब का नेट इक्वेशन, ऑपोजिट साइड की चीजें काट देना आप। ये देखो ये बोरोमीन, बोरोमीन इन 2 बोरोमीन से कट गया, ये राइट वाले दोनों बोरोमीन लेफ्ट वाली से, और ये लेफ्ट वाला राइट वाली से, बच क्या गया, Br2, ये लिखा हुआ Br2, H2 ये लिखा हुआ H2, HBr दो हैं, ये लिखे हुए 2 HBr, नेट इक्वेशन। वो एमसीक्यूज में ये भी पूछेगा, ये रही नेट इक्वेशन। आपने याद रखना है कि सर ने पढ़ा दिया था इस नेट इक्वेशन का स्लो क्या होता है, फास्ट, आपने याद रखना है। जरूरी नहीं एग्जामिनर हमेशा आपको बताए स्लो और फास्ट, समटाइम्स बताता भी है, जरूरी नहीं हर दफा बताए। तो आपने याद रखना है कि सर ने बताया था हाइड्रोजन के लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन की पावर 1 है, ब्रोमीन के लिहाज से ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि ब्रोमीन की पावर हाफ है, और टोटल ये 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, टोटल 1.5 है, लेकिन हाइड्रोजन का 1 और ब्रोमीन का हाफ है। यूं भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, यूं भी नजर रखनी है। और उसके बाद जी आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर की एक एग्जांपल है, स्लो लिखा हुआ है स्टेप। बताओ स्लो में डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कितने हैं, 1, तो इधर पावर 1 लिख दी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया। ओके, स्लो स्टेप में ये टूटता है, अपने मोर स्टेबल ऑक्साइड में जाता है, N2O5 जरा अनस्टेबल होता है, N2O4 ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, उसमें कन्वर्ट होता है। इन नेसेंट ऑक्सीजन अगले स्टेप में एक और N2O5 से रिएक्ट करके N2O4 और ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकाल के O2 बना देती है। आप ये ऑपोजिट साइड की सेम चीजें काटो, ये नेट रिएक्शन बना के ये नीचे लिख दिया मैंने। बस नजर रखना, आप स्लो स्टेप पे ऑर्डर बता देना। ये भी एक स्लो स्टेप ही है, और इस स्लो स्टेप में अमोनियम नाइट्रेट कितने हैं, 1, तो ऑर्डर कितने निकलेगा, 1। और एमसीक्यूज में याद रखना जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं ना, रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, वो सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, एमसीक्यूज पूछा जाता है। सेकंड ऑर्डर में ये देखो, ये मैंने स्लो स्टेप ही लिखा हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रिएक्ट करे तो नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर 1, ओजोन की पावर 1, 2 हो गई। ये भी सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल है, याद रखना मैंने कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़ाई हैं, सेकंड ऑर्डर की एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। ये भी देखो NO2 कितने लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए हैं, तो पावर में 2 आएगा और ये सेकंड ऑर्डर बनेगा। ठीक है, इस वाले का तो नीचे मैंने ना नहीं, ये अलग, इसमें देखो स्लो स्टेप, स्लो स्टेप में NO2 और O3, तो इधर मैंने लिखा हुआ है NO2 की पावर 1 और O3 की भी पावर 1। स्लो स्टेप में जो स्पीशीज हैं उनकी पावर 1 + 1 कितना हो गया, 2। आपने याद रखना है सर ने फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में कौन कौन सी एग्जांपल पढ़ाई है। अगर तो वो स्लो स्टेप दे दे तो आपके मजे, उसने ऑलरेडी बता दिया। समटाइम वो स्लो नहीं देता, वो ये नेट रिएक्शन लिख के देता है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि नेट के स्लो और फास्ट हमने सर ने बताए थे हमें, और ये सेकंड ऑर्डर बनेगा। अब देखो थर्ड ऑर्डर, ये है फेरिक क्लोराइड, इधर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि 3 क्लोरीन है ना तो +3 होगा, ईच क्लोरीन की -1 है।
ईच क्लोरीन की -1। होता यह है कि एक -1 वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इस आयरन को दे देता है। जब एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन से -1 हट जाता है, 0 हो जाता है। वो जो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन आयरन को देता है, तो आयरन की +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2। तो वो +2 वाला इसकी 2 आयोडीन से जुड़ता है और फेरिस आयोडाइड बनाता है। 2 नेगेटिव वाली क्लोरीन 2 पोटाशियम से जुड़ती हैं, 2 पोटाशियम क्लोराइड बनते हैं। और ये स्लो स्टेप है। स्लो क्यों है? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आयरन गेन कर रहा है। ये रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है और मैंने अभी पीछे टॉपिक में पढ़ाया कि रेडॉक्स रिएक्शन स्लो होते हैं। ये रेडॉक्स है, स्लो है। इस स्लो को बस मैंने 2 दफा लिखा है। 2 दफा क्यों लिखा है? क्योंकि अगले फास्ट स्टेप में 2 क्लोरीन चाहिए होती हैं, इसलिए 2 दफा लिखा है। ये 2 क्लोरीन फास्ट स्टेप में 2 पोटाशियम आयोडाइड से आयोडीन रिप्लेस करेंगी सॉल्ट से, और 2 पोटाशियम क्लोराइड और आयोडीन का मॉलिक्यूल बना देंगी। आपको पता है हैलोजेंस डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो इधर 2 आयोडीन होनी चाहिए, 2 क्लोरीन होनी चाहिए, 2 क्लोरीन 2 स्टेप से निकालेंगे आप। ओके हो गया। ये फास्ट फास्ट क्यों है? क्योंकि रिएक्टिव स्पीशी एटॉमिक क्लोरीन इन्वॉल्व है, इसलिए फास्ट हो गया। ये नेट इक्वेशन नीचे लिखी हुई है। 2 क्लोरीन से 2 क्लोरीन क्या हो गई? कैंसिल। FeCl3 2 थे, ये 2 लिखती है। पोटाशियम आयोडाइड 2 2 2 6 है। फेरिस आयोडाइड 2 है। KCl 2 2 2 6 है। और आयोडीन का मॉलिक्यूल 1 है। ये है नेट इक्वेशन। अब स्लो में देखो, फेरिक आयोडाइड क्लोराइड 1 और पोटाशियम आयोडाइड 2, 1 + 2 करोगे कितना आ जाएगा? 3। ये थर्ड ऑर्डर बन जाएगा। और ये एक और थर्ड ऑर्डर की एग्जांपल लिखी हुई है मैंने। इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 + 1 थर्ड, ये भी थर्ड ऑर्डर की एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स आपके एमसीक्यूज में रिपीट होंगी, जिन पे आपने नजर रखनी है। ओके हो गया। और बस परेशान नहीं होना, बस खत्म हो रहा है टॉपिक, कोई इतना ज्यादा नहीं रह गया। लास्ट 1-2 बातें और टॉपिक को मैं खत्म करता हूँ। लास्ट जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपको पता है किसे बोलते हैं? जिसमें हाफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। 2 एग्जांपल्स बड़ी रिपीट होती हैं एमसीक्यूज में, वो याद रखना, उनकी वैल्यू भी। हाफ लाइफ ऑफ N2O5 is 24 minutes at 45 टेम्परेचर। और हाफ लाइफ यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है, यूरेनियम 235। इसकी हाफ लाइफ भी एमसीक्यूज में जुबानी याद रखना, 7-10 मिलियन ईयर्स, या फिर होता है जी 7.1 × 10⁸ ईयर्स। ये 2 हाफ लाइफ की वैल्यू ना एमसीक्यूज में बड़ी पूछी जाती हैं, ये आपने ना याद रखनी है। उसके अलावा फिर एमसीक्यू सुनो कैसे पूछे जाएंगे, गौर से सुनना है एमसीक्यूज। वो कहेगा जी N2O5 लिया है 1 मोल। कितने मोल लिया? 1 मोल। फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी। फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब है 24 मिनट गुजर गए, 24 मिनट। तो अगर 1 मोल है तो हाफ हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 0.5 मोल। शुरू में ये कितना था? टोटल कितना लिया था? 100%। मतलब लेफ्ट 100% और कंज्यूम कितना होगा? 0% शुरू में। लेकिन जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी ना 24 मिनट, तो ये 100% से कितना लेफ्ट रह जाएगा? 50%। और कंज्यूम कितने परसेंट हो चुका होगा? 50%। ऐसे है ना, 50% क्वांटिटी कम हो जाती है ना, तो लेफ्ट कितना बच जाएगा? 50। और कंज्यूम कितना हो चुका होगा? 50। अगर वो बोले 2 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, सेकंड हाफ लाइफ भी गुजर गई, तो पहले 24 मिनट गुजरे होंगे, दूसरी हाफ लाइफ पे दोबारा 24 मिनट, कितने मिनट गुजर गए? 48 मिनट्स। तो बताओ फिर 0.5 भी तो हाफ हो जाएगा ना, एक और हाफ लाइफ गुजरी है तो 0.5 भी तो हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.25 मोल। और ये 50% जो लेफ्ट था, अब कितने परसेंट होगा? 50 का हाफ कितना होता है? 25। अब 25% लेफ्ट होगा, तो टोटल कंज्यूम कितना हो चुका होगा? 75% टोटल कंज्यूम हो चुका है, लेफ्ट 25 है। फिर थर्ड हाफ लाइफ जब गुजरेगी तो 24 मिनट और गुजर जाएंगे। तो पहले 48 मिनट गुजरे, थर्ड हाफ लाइफ पे 24 मिनट और गुजर गए, तो टोटल कितने मिनट गुजर गए? 72 मिनट्स टोटल गुजर गए। तो फिर 0.25 का भी हाफ बच जाएगा, 0.125। और 25 का भी कितना हो जाएगा हाफ? 12.5।
टोटल कंज्यूम कितना हो चुका है अब तक? 87.5% टोटल कंज्यूम हो चुका है। टोटल कंज्यूम कितना हो चुका है? 87.5। तो अब एमसीक्यूज होगा, सुनो, बड़े डिफरेंट तरीके से एमसीक्यूज होता है। मैंने जिक्र किया कंज्यूम कितना होता है, लेफ्ट कितना होता है, मोल कितना बचा हुआ है, हाफ लाइफ कितनी गुजरी है, टाइम कितना है। वो कहेगा जी बताओ N2O5 कंज्यूम हुआ है 87.5। कितना कंज्यूम हुआ है? 87.5। तो कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है? 24 मिनट। कितनी हाफ लाइफ? 24 मिनट। और अगर उसकी एक हाफ लाइफ, सॉरी, कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है? 3 हाफ लाइफ। और अगर उसकी एक हाफ लाइफ 24 मिनट थी तो कितने मिनट्स गुजर चुके हैं? आपने कहना 72 मिनट गुजर चुके हैं। दोबारा सुनो एमसीक्यूज। वो कहेगा कंज्यूम हो गया N2O5 87.5 कंज्यूम हो गया, बताओ कितनी हाफ लाइफ गुजरी? आपने कहना 3 हाफ लाइफ। वो कहेगा अगर एक हाफ लाइफ 24 मिनट थी तो फिर टोटल कितने मिनट गुजर चुके हैं? आप कहेंगे 72 मिनट गुजर चुके हैं। यूं एमसीक्यूज होगा। लेट से वो आपसे कहेगा कि N2O5 लेफ्ट हुआ है 25%। कितना लेफ्ट है? 25%। और इनिशियली उसके 1 मोल लिए थे, तो बताएं अब कितने मोल बचे हुए हैं? 25% अगर लेफ्ट है, इनिशियली 1 मोल थे, तो अब कितने मोल बचे हुए हैं? आप कहेंगे अब 0.25 मोल बचे हुए हैं। अगर लेफ्ट 25% है तो कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं? 2 हाफ लाइफ। कितने मिनट गुजरे हैं? 48 मिनट। तो इस तरह ये जो मैंने लिखी है ना, कंज्यूम, लेफ्ट, मोल, मिनट्स, हाफ लाइफ कितनी गुजरी हैं, इनमें से कोई कंज्यूम वाली वैल्यू दे देगा, लेफ्ट वाली पूछ लेगा। लेफ्ट वाली दे देगा तो मिनट्स पूछ लेगा। मिनट्स दे देगा तो कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है वो पूछ लेगा। रैंडमली वो मिक्स करके एमसीक्यूज बनाते हैं, और एमसीक्यूज ये पहचानने आने चाहिए। इस पे बड़े एमसीक्यूज बनते हैं। और जरूरी नहीं मोल हो, किलोग्राम भी दे सकता है, ग्राम भी दे सकता है, डिफरेंट चीजें दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह एमसीक्यूज आएंगे, ख्याल करना इन एमसीक्यूज को ना हैंडल करना आपको आना चाहिए। और छोटी सी अब और बात, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिलेशन होता है, ये फार्मूला आपने याद करना है कि सर ने फार्मूला पढ़ाया था। हाफ लाइफ ऑफ एन ऑर्डर इनवर्सली टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। एन का मतलब ऑर्डर है। इन पे ना दो तरीकों से एमसीक्यूज होते हैं, तो गौर से सुनना किन किन तरीकों से इस पे एमसीक्यूज होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिलेशन और डायरेक्ट फार्मूला। तो सुनो अब गौर से। वो कहेगा जी ऑर्डर है 0। ऑर्डर कितने है? 0। तो इधर आप 0 पुट कर दो। ये लो 0 पुट कर दिया n की जगह, और इधर भी n की जगह 0 लिखो। 0 -1 -1 -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। एमसीक्यूज लिखा हुआ आएगा हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? स्टेटमेंट में लिखा होगा। तो बताओ ऑर्डर कौन सा है? आपने नीचे बबल फिल करना है, 0 ऑर्डर है। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है एक, जो याद रखना है, a डिवाइडेड बाय 2k। ये 2k कैसे आता है? ये 2k कांस्टेंट है, डेरिवेशन में आता है। a तो वैसे ही ऊपर है ना, 2k डेरिवेशन के दौरान आ रहा होता है, तो फार्मूला याद रखना होता है। डेरिवेशन जाहिर है सिलेबस में नहीं होती, एंटी टेस्ट है। एंटी टेस्ट के एफएसए में भी इसकी डेरिवेशन नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर निकालना हो, n की जगह 1 लिखें। 1 से -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। a की पावर 0, a की पावर 0 1, और 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा 1। तो एमसीक्यू सुनो कैसे होगा। वो कहेगा हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन का। इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं कर रही, तो बताओ कौन सा ऑर्डर है? आपने कहना फर्स्ट ऑर्डर है। और फर्स्ट ऑर्डर का डायरेक्टली फार्मूला ये होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। जरा इसमें देखो कहीं पे ए लिखा हुआ है या नहीं? इधर ए लिखा हुआ था नहीं, तो ए दोनों में ही नहीं लिखा होता। वो तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट डेरिवेशंस के दौरान आते हैं। सेकंड ऑर्डर हो तो इधर एन की जगह 2 लिखना। ये लो आ गया जी 1/a⁻1। अगर वो लिखे कि हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है, हाफ लाइफ इनवर्सली टू इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो कौन सा ऑर्डर है? आपने कहना है सेकंड ऑर्डर है। और डायरेक्ट फार्मूला ये एमसीक्यूज में इसका लिखा हुआ आता है सेकंड ऑर्डर का, 1 डिवाइडेड बाय के ए। इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है, बस के डेरिवेशन के दौरान आता है। और थर्ड ऑर्डर में आ रहा होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का स्केयर आ रहा होता है, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है
1.5 के ए का स्केयर, इधर भी नीचे ए स्केयर है, इधर भी नीचे ए स्केयर था, ठीक है। स्केयर कैसे आया, ये 3 आपने इधर पुट किया, 3 - 1 करो 2 आ जाएगा, ओके ये। और बस लास्ट, मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिर्फ मेथड्स के नाम हैं, कोई काम नहीं है उनका। एमसीक्यूज में बस नेट मेथड के नाम पूछेगा, मेथड ऑफ, मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मेथड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 5 मेथड्स होते हैं सिलेबस में। फर्स्ट मेथड है हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई मेथड। सेकंड मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। थर्ड मेथड होता है डिफरेंशियल मेथड, ये मैथ में पढ़ाई जाता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल वही है, डेरिवेटिव मैथ में पढ़ाया जाता है, बहरहाल इधर इसका कोई लेना देना नहीं, बस मेथड का नाम याद रहे। फोर्थ मेथड होता है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस का वही कॉन्सेप्ट होता है जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर मैंने पढ़ा है। सूडो में जैसे एक्सेस होता है ना एक चीज, इधर भी एक्सेस ही होती है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, इसमें भी एक चीज एक्सेस होती है। और लास्ट मेथड होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सुनो एमसीक्यूज कैसे होगा, वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक इधर से मेथड का नाम लिख देगा, और पीछे याद रखो मैंने 5 मेथड रेट ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड करने के पढ़ाए हैं, 5 मेथड रेट ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड करने के लिए पढ़ाए हैं। तो उन 5 मेथड को इन 5 के साथ वो मिक्स करके एमसीक्यूज बनाता है। रेट के मेथड के नाम और ऑर्डर के मेथड के नाम मिक्स करता है। वो लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक लिख देगा हिट एंड ट्राई, और 3 मेथड्स के नाम रेट वाले लिख देगा, रेट ऑफ रिएक्शन वाले मेथड्स के, कंफ्यूज करने के लिए। तो आप फिर पहचान जाना कि सर ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलग मेथड के नाम 5 बताए, रेट ऑफ रिएक्शन के अलग बताए, उनको मिक्स मत करना। और ये लो जी हमारा टॉपिक हो गया ये इधर, ये फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स का। सेकंड लेक्चर में मैं जी पढ़ाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि कुलियन थ्योरी में भी इन्वॉल्व होती है और आर्हेनियस इक्वेशन में भी, उसमें से भी बड़े एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, तो वो आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और कोशिश करेंगे जितने चैप्टर्स हों दो दो, जितने भी चैप्टर हों 2 लेक्चर में हम खत्म कर दें, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी कवर कर सकें। हद एक चैप्टर पे हम 1.5 से 2 घंटा लगाया करेंगे और उस चैप्टर को एमसीक्यूज के लिहाज से सारा कवर किया करेंगे, कोई बात रह ना जाए, ठीक है। इस तरह की हम हरकतें नहीं करेंगे कि इंस्टीट्यूट में वो जो टेस्ट हो रहे होते हैं उन टेस्ट में वैसे टीचर को पता होता है कौन से एमसीक्यूज, वो ही सिर्फ एमसीक्यूज करवा देते हैं, बाकी सारी बातें रह जाती हैं। बस उन बेचारे टीचर्स का भी शायद कोई कसूर नहीं, टाइम भी बड़ा कम दिया जाता है उन्हें कोई पढ़ाने के लिए, लेक्चर भी बड़े कम दिए जाते हैं। बहरहाल हम तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। बाकी पसंद है लेक्चर तो वही मेरी पहली वाली रिक्वेस्ट के शेयर ज़रूर करें। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो इसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।